Hello my dear students, welcome back to Target IAS. Okay, so I was explaining that कि साइड कटिंग एज एंगल देने का पर्पस क्या था. तो माय डियर ये जो मैंने आपको बताया कि टूल जो है बार बार जो है वर्क पीस से जो है भिड़ भिड़ के काटेगा, राइट. बार बार जो है इससे कोलाइड कर करके वो भी पीरियोडिक वे में इस तरीके से काटेगा, राइट. तो दिस पीरियोडिक कोलिजन टेकिंग प्लेस वाइल टर्निंग ऑफ द टूल बेसिकली, है ना. इसको हम बोलते हैं माय डियर क्या, इसको हम फिनोमिना को नाम देते हैं चैटरिंग. इसी को हम चैटरिंग बोलते हैं. तो चैटरिंग क्या होता है कि मतलब बार बार जो है टूल की टेंडेंसी होती है कि वो वाइब्रेट हो के, मतलब वाइब्रेट क्यों रहा है, क्योंकि ये फोर्स रिएक्शन फोर्स इसको क्रिएट हो रहा है ना, टूल की तरफ आ रहा है. तो टूल को क्या करेगा, वर्कपीस से अलग कर देगा. ठीक है, ये टेंडेंसी होती है इस फोर्स की. इसको कम करने के लिए हमने क्या दिया है, ये वाला एंगल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइड कटिंग एज एंगल, राइट. अभी भी देखो फोर्स तो आएगा, फोर्स इस तरफ आए बट इसके दो कंपोनेंट क्रिएट होंगे. सॉरी ये एफ नहीं है, मतलब कहने का कि इसके दो कंपोनेंट क्रिएट होंगे, F1 F2. ठीक है, अभी F2 तो बैलेंस हो जाए क्योंकि जो है F2 शैंक में चला जाएगा, F2 जो है मतलब शैंक में भी नहीं, मतलब जो है वहाँ मशीन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, कहने का मतलब. तो ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप. रही बात इस वाले कंपोनेंट की, ठीक है, तो ये कंपोनेंट इतना कम होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बात समझ आए. तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, साइड कटिंग एज एंगल. बट अगेन माय डियर, साइड कटिंग एज एंगल देने की वो भी होती है, लिमिट भी होती है, राइट. आप सोचो कि सर और कम कर दे, और बढ़ा देते, नहीं क्या, और बढ़ा देते हैं. अगर बढ़ाएंगे तो माय डियर क्या होगा, एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि कटिंग ही नहीं हो रही आपकी. ठीक है ना, कटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही. गॉट द पॉइंट. तो इस वजह से भी हमें साइड कटिंग एज एंगल का भी ध्यान रखना पड़ता है. बहुत ज्यादा भी साइड कटिंग एज एंगल नहीं दे सकते, क्योंकि अब पता है क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी. देखो अगर बहुत ज्यादा भी साइड कटिंग एज एंगल दे दिया तो आप ये समझ पा रही है, जो फोर्स है ना, ये इट इज नाउ टेंडिंग टुवर्ड्स वर्टिकल, राइट. अब ये वर्टिकल की तरफ जाने की टेंडेंसी, जैसे जैसे आप साइड कटिंग एज एंगल देंगे, विजुलाइज करो ये जो फोर्स वेक्टर है वो ये ऐसे शिफ्ट होगा कि नहीं, पहले ऐसे था, ठीक है, अभी ऐसे हो जाएगा, राइट. अभी इस तरीके से हो जा रहा है ना, समझ पाए. तो बेसिकली क्या है, अब इससे क्या होगा, अगेन फिर दिक्कत हो जाएगी. अगर मेरा जो फोर्स है वो वर्टिकल की तरफ जा रहा है तो अगेन क्या होगा, टूल और वर्कपीस एक दूसरे से अब इस तरीके से हो जाएंगे. पहले ऐसे हो रहे थे ना, अब इस तरीके से हो जाएंगे. कि अब ये क्या होगा, ऐसे से काटेगा, अगेन फिर कोलिजन विल टेक्स प्लेस. समझ पाए. तो दोनों तरफ से कोलिजन हो रहा है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी हो जाएगा. गॉट द पॉइंट. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने दिया क्या, साइड कटिंग एज एंगल. बट इस साइड कटिंग एज एंगल को भी हमें ऑप्टिमम रखना पड़ता है. बात समझ आए क्यों रखते हैं ऑप्टिमम. ठीक है. सो बेसिकली the larger the angle, the greater the component of force tending to what, separate the work and the tool. ठीक है, and this will induce what, chattering होती है. समझ में आए. तो चैटरिंग को अवॉइड करने के लिए क्या दिया जाता है, साइड कटिंग एज एंगल. बट बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता. ठीक है, अब बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता तो सर कितना दिया जाता है, दिया जाता है अराउंड 15 से 30 डिग्री के आसपास. दैट इज द बेस्ट रेंज फॉर साइड कटिंग एज एंगल. इससे हम ज्यादा नहीं रखते हैं. ठीक है, ठीक है. और रही बात, मैंने रेक एंगल का अभी आपको बताया, रेक एंगल भी बहुत ज्यादा नहीं देंगे. रेक एंगल बहुत ज्यादा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगेन उससे क्या होगा, देखिए अगर रेक एंगल भी अपन ज्यादा देने लग जाए, क्योंकि रेक एंगल से मुझे पता है पावर कंजम्पशन वगैरह कम होता है, पढ़ लिया था अपन ने. लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा दें तो अगेन क्या होगा, टूल बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाएगा, यहाँ क्रिएट हो जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और दूसरी बात टूल क्या हो जाएगा, वीक. तो टूल टूट जाएगा, टूल टिप भी टूट जाएगा. गॉट द पॉइंट. तो हम रेक एंगल भी ज्यादा नहीं दे सकते, उसका मैंने रेंज बता दिया है. ठीक है, गॉट द पॉइंट. वैसे माय डियर अब देखो इधर साइड रेक भी मैं बढ़ाता जाऊं क्या, मतलब साइड रेक को भी मैं एक टाइम तक नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वापस से वही देखो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. आप क्या करो, साइड रेक को बढ़ाते जाओ तो आपको लग रहा है ये जो नोज रेडियस है, मतलब सॉरी जो नोज एंगल है कम होता जाएगा, मतलब टूल उतना ही पॉइंट बनता जा रहा है, उतना ही शार्प हो रहा है, वापस वही प्रॉब्लम. तो मतलब साइड रेक को भी हम एक टाइम तक नहीं बढ़ा सकते. उसका भी वही 15 डिग्री के आसपास ही रखते हैं, मैक्सिमम 15-20 डिग्री के आसपास रखते हैं. ऐसे ही हम लोग साइड रिलीफ के लिए बोल सकते हैं, साइड रिलीफ भी हम ज्यादा नहीं दे सकते फॉर द सेम रीजन. ठीक है, साइड कटिंग एज एंगल का मैंने आपको समझा दिया है, वो भी ज्यादा नहीं दे सकते. क्यों, चैटरिंग के कारण. ठीक है, मेन रीजन क्या होता है, चैटरिंग, वो भी ज्यादा नहीं दे सकते. एंड कटिंग एज एंगल हम ज्यादा क्यों नहीं दे सकते, वापस से वही रीजन है कि इसका जो है नोज एंगल कम हो जाएगा, मतलब अगेन टूल जो हो जाएगा शार्प. टूल मतलब कि स्ट्रेंथ, टूल की अपनी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. ठीक है बात. तो ये चीज है, आप बात समझ गए, सारी चीजें समझ गए. आई तो होप इट्स क्लियर टू यू. ठीक है, अब मैं माय डियर एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है. आस्क्ड इन गेट, ओके, इफ यू अंडरस्टूड दिस चैटरिंग. अब देखो चैटरिंग होता क्या है, वैसे चैटरिंग और होता क्या, मैं बता देता हूँ आपको. देखो आइडियली क्या होता है, वर्कपीस ऐसे होता है, राइट, सर्कुलर होना चाहिए. बट क्या होता है, कभी कभी बहुत ही माइक्रो लेवल पे सही, मतलब उसके अंदर कुछ इस तरीके से क्रिएटेड रहते हैं.
क्रैश ट्रफ क्रिएट रहते हैं, राइट। बात समझ में है? ये छोटे लेवल पे होता है, मिलीमीटर लेवल पे भी। मिलीमीटर क्या मतलब 0.01 मिलीमीटर पे भी होता है, 0.1 मिलीमीटर पे भी, जो हमें शायद दिखे भी ना, ठीक है। बट आइडियली होना चाहिए परफेक्ट सर्कुलर, बट इस तरीके से होता है। अब सोचो अगर टूल काटने चला, ठीक है, अब टूल काटने चलेगा तो क्या होगा, टूल को वाइब्रेशन महसूस होगा कि नहीं माय डियर? टूल को ऐसा लगेगा कि मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं? आइडियली क्या होना चाहिए, पेरिफेरी, परफेक्ट सर्कुलर पेरिफेरी पे चलना चाहिए टूल को, बट अब टूल ऐसे चल रहा है, मतलब टूल ऐसे नहीं घूम रहा। आप ये मत समझो वर्कपीस घूम रहा है, बट आप समझ पा रहे हैं टूल के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी क्या, वाइब्रेशन, ठीक है, टूल के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं क्या, चैटरिंग। इसको भी चैटरिंग, जहां चैटरिंग उसको बोलते हैं जहां पर टूल और वर्कपीस के सेपरेट होने की टेंडेंसी होती है, मतलब इस तरीके से टूल टकरा के जब भी काटते हैं उसको हम चैटरिंग बोलते हैं। यहाँ पर भी चैटरिंग क्रिएट होगी, बिल्कुल क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मतलब जो है इस तरीके से वेव फॉर्म बन रही है, वेव क्रिएट हो रही है। तो जहां पर भी हाई एम्पलीट्यूड है ना, वहां पर जब टूल टकराएगा तो टूल की टेंडेंसी होगी कि वो वर्कपीस से अलग हो जाए, तो वापस से वही टकरा के काटेगा इधर, तो इधर भी हो रही है चैटरिंग। अब माय डियर इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड एक कराना चाहूंगा। एक क्वेश्चन गेट में आया था, ठीक है, गेट 1990। क्वेश्चन इस तरीके से था, देखो ध्यान से सुनना, कि डायमीटर वर्कपीस दिया था, डायमीटर वर्कपीस वाज 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर का वर्कपीस डायमीटर है, राइट, एंड एन इज व्हाट 500 आरपीएम। जिस आरपीएम से ये वर्कपीस घूम रहा है वाइल टर्निंग, ठीक है, वो 500 आरपीएम है। नाउ आपको बोला गया हाई स्पॉट चैटर मार्क्स, इनको हम बोलते हैं क्या, चैटर मार्क्स, ठीक है। इन जो ये जो क्रिएट हो रहे हैं ना हाई एम्पलीट्यूड वेव्स, ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ जो वेव क्रिएट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, चैटर मार्क्स। तो ये जो चैटर मार्क्स है ना, ये बोला गया हाई स्पॉट चैटर मार्क्स आर फाउंड एट स्पेसिंग ऑफ 30 डिग्रीज, मतलब एट 30 डिग्री स्पेसिंग, एट 30 डिग्री स्पेसिंग चैटर मार्क्स आर देयर, चैटर मार्क्स आर प्रेजेंट। कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार, कहने का मतलब ये है कि कॉन्जिक्यूटिव दो चैटर मार्क्स के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्रीज। ये बन रहा है कॉन्जिक्यूटिव जो चैटर मार्क्स हैं उनका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। सो 30 डिग्रीज पे इक्वली स्पेस्ड है चैटर मार्क्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, चैटरिंग क्या, फ्रीक्वेंसी। यू हैव टू फाइंड आउट दिस चैटरिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ये कटर आवाज आती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी। फ्रीक्वेंसी का मतलब इन हर्ट्ज, मतलब पर सेकंड हाउ मच चैटरिंग इज विल बी टेकिंग प्लेस पर सेकंड में, मतलब एक सेकंड में जो है कितनी बार चैटरिंग हो जाएगा, मतलब ये कितनी बार टूल जो है वर्कपीस से टकराएगा, ठीक है ना। तो यही निकालनी में चैटरिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, क्या करना है, आप ये निकालो ना एक सेकंड में कितना घूम रहा है, लाइक दैट, ओके। आपको पर मिनट रेवोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो उसको करना कैसे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल ये है कि how many chatter marks are there, first you tell me how many chatter marks are there over whole revolution, how many chatter marks are there over whole revolution। इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ चैटर मार्क्स निकाल लेते हैं ओवर द पेरिफेरी, राइट। देखो क्योंकि पूरे रेवोल्यूशन में इसको सारे चैटर मार्क्स कवर करने ना, तो मैं ये निकाल रहा हूँ कितने चैटर मार्क्स हैं। सो देयरफॉर हाउ मेनी चैटर मार्क्स विल बी देयर, 360 डिवाइड बाय व्हाट, 30। सो देयरफॉर देयर आर 12 चैटर मार्क्स ओवर द होल पेरिफेरी ऑफ दिस वर्कपीस। बात समझ आ रही है, ओवर द होल 360 डिग्री कितने चैटर मार्क्स है, 12 मार्क्स है, ठीक है, 12 मार्क्स आर देयर, मतलब 12 चैटर्स पर रिवोल्यूशन विल बी टेकिंग प्लेस। आप बात समझ पा रहे हैं, एक रेवोल्यूशन में कितनी बार चैटरिंग होगा, 12 बार चैटरिंग होगा। सो 12 चैटर्स पर रेवोल्यूशन, राइट, गॉट द पॉइंट। नाउ यू हैव बीन गिवन व्हाट, रेवोल्यूशन पर मिनट, यू हैव बीन गिवन रेवोल्यूशन पर मिनट। सो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, चैटरिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ चैटरिंग टेकिंग प्लेस पर सेकंड, पर सेकंड, ओके, तभी तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकंड। सो नंबर ऑफ चैटरिंग, ओके, पर रिवोल्यूशन, अब समझना ध्यान से, इनटू व्हाट, रेवोल्यूशंस पर मिनट विल गिव मी व्हाट, चैटरिंग्स पर मिनट। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। तो चैटरिंग पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कितनी बार चैटरिंग हुआ, 12 बार, और रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम कितना दे रखा है, 500। तो ये हो जाएगा चैटरिंग पर मिनट, ठीक है। अब मुझे निकालने पर चैटरिंग पर सेकंड, तो पर सेकंड के लिए डिवाइड बाय करेंगे क्या, 60, ठीक है। तो 12 5 60, 100। सो देयरफॉर 100 हर्ट्ज। कहने का मतलब क्या, देयर विल बी व्हाट, 100 चैटरिंग्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड।
तो यही है क्या आंसर फॉर चैटरिंग फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? तो ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैटरिंग कंसेप्ट। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब लॉजिक सेम, मतलब सिंपल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपको चैटरिंग क्लियर हुआ होता क्या है? ठीक है, यहां से गॉट द पॉइंट? ओके। अच्छा, एक चीज और समझ पा रहे हैं माय डियर, जैसे अपन साइड कटिंग एज एंगल पे आगे बात करते हैं, ठीक है, जैसे ये वर्कपीस है ना, ये टूल है, राइट, ये एंगल है क्या? साइड कटिंग एज एंगल, यही तो था साइड कटिंग एज एंगल, ध्यान आ रहा है? ठीक है ना, अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता जाऊं मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने बनाया, तो साइड कटिंग एज एंगल में डिफरेंस दिख रहा है, बढ़ा हुआ लग रहा है इससे। तो अगर मैंने इंक्रीज कर दिया माय डियर, तो आपको लगता नहीं इट विल हैव व्हाट मोर ऑफ इट्स लेंथ इन द एक्शन फॉर अ डेप्थ ऑफ कट। मतलब क्या है, ये जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, ये जो लेंथ इन्वॉल्व हो रही है, क्या ये ज्यादा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है माय डियर, ये जो है ना, ये जो चीज है ना, ये डिसाइड करती है आपकी विड्थ ऑफ चिप। ये जो चीज है ना, ये विड्थ ऑफ चिप ही है, क्योंकि यहीं से चिप निकलेगी ना ऊपर की तरफ, अपनी तरफ चिप आएगी ना, समझ पा रहे हैं? चिप अपनी तरफ आएगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो दिस विल बी व्हाट? विड्थ ऑफ चिप। समझ पाए? ये है विड्थ ऑफ चिप एग्जैक्टली। तो आपको लग रहा है कि जैसे जैसे साइड कटिंग एज एंगल में बढ़ा रहा हूं तो विड्थ ऑफ द चिप बढ़ रहा है, बिल्कुल, विड्थ ऑफ द चिप इज व्हाट? इंक्रीजिंग। तो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जैसे साइड कटिंग एज एंगल बढ़ता है तो विड्थ ऑफ द चिप बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर विड्थ ऑफ द चिप बढ़ता है तो वहीं पर ही माय डियर, क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम रेट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम रेट कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रेट ऑफ चिप फ्लो दैट विल बी व्हाट? कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, वॉल्यूम क्या होता है व्हाट? दैट विल बी व्हाट? एरिया इनटू, यस, लेंथ ऑफ चिप, एरिया इनटू लेंथ ऑफ चिप फ्लो। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ, मतलब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, राइट। ठीक है, अब एरिया क्या होता है? वही एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द शेयर प्लेन, राइट। ध्यान है, वो चीज बताई थी, एरिया ऑफ व्हाट? शेयर प्लेन। तो एरिया ऑफ शेयर प्लेन इनटू लेंथ, ठीक है, और शेयर प्लेन में ही आता है विड्थ। ध्यान आ गया आपको? शेयर प्लेन में ही विड्थ आता है, आपको ध्यान है? बी इनटू व्हाट? ए बी बताया था मैंने कुछ। तो ये एरिया ऑफ ये हो गया, और ये लेंथ ऑफ द चिप। ठीक है, अब अगर ये कम हो गया, ठीक है, सॉरी, अगर ये बढ़ गया, सॉरी, ये बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है माय डियर? यस, इसका मतलब क्या है? देखो, कहीं ना कहीं ए बी थिकनेस पे डिसाइड कर रही ना। देखो, बी इंटू वॉट? ए बी को मैंने क्या लिखा था, ध्यान है? टी अपॉन साइन फाइव। कुछ ध्यान आ रहा है? राइट, बी इंटू वॉट? टी अपॉन साइन फाइव इंटू वॉट? लेंथ ऑफ चिप। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं विड्थ बढ़ रही है तो चिप थिकनेस मेरी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी चिप थिकनेस भी कम हो रही है। ऐसा कुछ बताया था मैंने, ध्यान आ रहा है? तो ए बी का मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, ठीक है, लेट मी चेक। मैंने जो ए बी का देखा था वो क्या था? देखो, ये था ना, इस तरीके से था डायग्राम, ध्यान आ रहा है? ये कुछ बनाया था मैंने, ये टूल था, अब ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। ये था क्या? डेप्थ ऑफ कट या अनकट चिप थिकनेस, ठीक है, और ये था व्हाट? ये था फाई, ध्यान आ गया? ठीक है, ये था ए बी। इज इट क्लियर? तो टी अपॉन साइन फाइव लिख सकते हैं ना इसको, टी अपॉन व्हाट? साइन फाइव, ठीक है, तो टी अपॉन साइन फाइव। तो अगर ये बढ़ा तो टी भी कम हुआ, टी कम हो जाएगा, ठीक है, टी भी क्या हो जाएगा? टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा? टी कम हुआ मतलब अगर अनकट चिप थिकनेस कम हुई, अगर अनकट चिप थिकनेस या फिर डेप्थ ऑफ कट कम हुई, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? चिप थिकनेस भी कम हो जाएगी। तो देयरफॉर क्या होता है? साइड कटिंग एज एंगल बढ़ा देने से विड्थ ऑफ द चिप बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ जो है थिकनेस ऑफ द चिप विल रिड्यूस, थिकनेस ऑफ द चिप जो होती है दैट विल बी रिड्यूस्ड, वो कम हो जाती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ आ रही है? और एक चीज समझो माय डियर, और एक चीज हम ये समझेंगे कि कब हमें साइड कटिंग एज एंगल थोड़ा ज्यादा देना चाहिए और कब हमें साइड कटिंग एज एंगल कम देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा माय डियर। कुछ वर्कपीसेस ऐसे होते हैं जिनमें की हार्ड और स्केली स्किन होती है, जिनमें भी हार्ड और स्केली स्किन होती है। वो क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कार्बन।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डिपॉजिटेड ऑन इट मेनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मार्टेनसाइट। याद है मटेरियल साइंस आपने नहीं पढ़ा तो वहां पे एक फॉर्म देखते हैं मार्टेनसाइट, ठीक है। तो इस टाइप के फेजेस होते हैं प्रेजेंट इन द मटेरियल, ठीक है, इन द स्टील। और अगर आप उसको मशीन करने चले तो क्या होगा, मार्टेनसाइट बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। अगर उससे टूल टकराएगा तो क्या होगा, टूल घिस जाएगा पूरी तरह। तो क्या है कि टूल को मुझे कम घिसवाना है, मतलब टूल घिसेगा, आई कैन नॉट अवॉइड इट, बट क्या है कि मैं क्या चाहता हूं कि घिसाई कम हो। तो वो उसके लिए क्या है कि आई शुड नॉट अलाउ मच ऑफ द टूल लेंथ टू बी एक्सपोज्ड टू द वर्कपीस। मतलब क्या है कि मेरा जो टूल का है ना, जो कि विड्थ ऑफ द चिप भी डिसाइड करेगा, और ये वो लेंथ है, माइडियर आप समझ पा रही है, वो लेंथ है जो कि एक्सपोज्ड है डायरेक्टली टू द वर्कपीस। तो मुझे क्या इसको बचाना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज नहीं होने देना है। कब, जब मेरा वर्कपीस क्या है, हार्ड है, जिसके अंदर मार्टेनसाइट प्रेजेंट है, जिसके अंदर मार्टेनसाइट प्रेजेंट है, बहुत ही हार्डेस्ट फेज होता है ना। तो उससे जब टूल करे मतलब टर्न करेगा तो वो काफी घिसेगा, इट विल क्रिएट रबिंग, लॉट ऑफ रबिंग विल टेक प्लेस, और जिससे क्या होगी, टूल लाइफ हो जाएगी कम, टूल लाइफ जल्दी से कम हो जाती है, राइट। तो वो अगर मुझे अवॉइड करना है तो वहां पर मुझे साइड कटिंग एंगल को कम देना चाहिए, ठीक है। आप समझ पाए, देखिए साइड कटिंग एज एंगल कम दिया तो ये वाला एज कम कांटेक्ट में आया विद द वर्कपीस, वहीं अगर ज्यादा एंगल देंगे तो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि जब हार्ड स्केली सरफेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मार्टेनसाइट, तो उस केस में हमें जो साइड कटिंग एज एंगल है उसको हमें कम ही देना चाहिए, ठीक है, उसको हमें कम देना चाहिए, ठीक है। और माय डियर एक चीज और याद रखिएगा, साइड कटिंग एज एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता कटिंग फोर्स पे या पावर पे। साइड कटिंग एज एंगल, अगेन आई रिपीट, साइड कटिंग एज एंगल इज नो इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट, कटिंग फोर्स एंड हेंस व्हाट, कटिंग पावर। उस पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइड कटिंग एज एंगल को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। साइड कटिंग एज एंगल का जो फंक्शन है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उससे ज्यादा मत करना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, गॉट द पॉइंट, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक एंगल और रह गया मेरा, एक एंगल और क्या डिस्कस कर देना है, लिप एंगल है ना, वेज एंगल, या उसको बोलते हैं नाइफ एंगल, ठीक है। तो एक ये चीज और देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मैंने आपको थोड़ा यहां से भी हिंट दिया था, कहीं ना कहीं जो अपना लिप एंगल है वो आपको लगता है रेक पे डिपेंड करता है, रेक एंगल पे भी डिपेंड करता है, राइट, और क्लियरेंस एंगल पे भी डिपेंड करता है, बात ठीक है। रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, इन सब पे डिपेंड करता है क्या, लिप एंगल या वेज एंगल, ठीक है। एंड बेसिकली व्हाट इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल। जितना ज्यादा आपका लिप एंगल होगा उतने ही टूल ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, जबकि जितना कम होगा उतना ही टूल की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, ठीक है। टूल बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा और एक टाइम पर वो टूट जाएगा, पॉइंट जो टूल का टिप है वो टूट जाएगा, ठीक है, राइट। एंड देयरफॉर द हार्डर, बिकॉज जितना ज्यादा टूल का जो है लिप एंगल ज्यादा होगा तो टूल क्या उतना ही जो स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ का है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हाई स्ट्रेंथ मटेरियल को मशीन कर सकते हैं। सो अ लार्जर लिप एंगल परमिट्स मशीनिंग ऑफ हार्डर मटेरियल्स, ठीक है। नाउ नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो अलाउज हायर द लिप एंगल ऑल्सो अलाउज हायर डेप्थ ऑफ कट ऑल्सो, ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज हायर डेप्थ ऑफ कट। और माय डियर स्टूडेंट्स आप एक चीज और समझिए कि जितना ज्यादा ये नोज जो वेज एंगल ज्यादा होगा ना, उतना ही जो है हीट जो है स्प्रेड हो जाएगी, मतलब उतना ही हीट का डिसिपेशन इजी हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज ये टूल काफी पॉइंटेड है, मतलब इस तरीके से जिसका वेज एंगल कम है, तो क्या होगा, देयर विल बी नॉट सो मच हीट डिसिपेशन, हीट विल बी कॉन्सेंट्रेट एट दिस जोन, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा और ये टूट जाएगा। जबकि यहां पर क्या होगा, हीट, क्योंकि इसको एरिया ज्यादा मिल रहा है ना हीट को डिसिपेट होने के लिए, मोर द नोज एंगल मोर द एरिया, मतलब उसको ज्यादा जगह मिल रही है हीट को डिसिपेट होने के लिए, सो देयरफॉर हीट विल नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर। अगर हीट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी तो ये पोर्शन वीक हो जाएगा, राइट, सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल, राइट, इट विल बी बिकम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, टूट जाएगा जहां से, गॉट द पॉइंट। तो इसीलिए क्या होता है, लार्जर एंगल देने से भी ये भी फायदा है कि हमें जो है इट अलाउज बेटर हीट डिसिपेशन ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स इससे क्या होगा, अल्टीमेटली टूल लाइफ बढ़ेगा, बिल्कुल ज्यादा लिप एंगल देने से थोड़ा, बल्कि टूल लाइफ इंक्रीज ही होता है। सो अगेन हमें वेज एंगल कम नहीं रखना है, ठीक है, हमें वेज एंगल कम भी नहीं रखना है, बट हाँ ये कि हमें ये भी चिंता रहती है भैया पावर कंजम्पशन भी कम हो, राइट, तो हमें अगेन इसको ऑप्टिमम रखना पड़ता है। वो कैसे डिसाइड होता है, वो रेक एंगल जो हमने दिया, वो हमने जो क्लियरेंस एंगल दिया जितना भी, उससे ऑटोमेटिकली ये एंगल डिसाइड होता है, ठीक है, उससे ऑटोमेटिक जब हम इन दोनों को ऑप्टिमम रखेंगे ना, रेक एंगल को और अपने रिलीफ एंगल, तो ये भी ऑप्टिमम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल रेक एंगल, ये जो एंगल है नोज एंगल, ये रेक एंगल और साइड रिलीफ या मतलब जो भी क्लियरेंस एंगल उन पे डिपेंड करता है। एक टर्म और होती है नोज रेडियस, मैंने बोला था, ये क्या होता है कि जो नोज होता है, जो टूल का नोज मतलब जो हेड पोर्शन है जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, राइट, सो इट हैज समवॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर,
दैट इज कॉल्ड एज नोज रेडियस। तो नोज रेडियस देने का पर्पस क्या है? अगेन माय डियर सबसे बड़ा पर्पस यही है, अगर टूल आपका हो जाएगा शार्प तो अगेन ड्यू टू हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, वहां से मशीन करने चले तुरंत ही टूट जाएगा, राइट? सो देयर शुड बी सम व्हाट, देयर शुड बी व्हाट, नोज रेडियस, ठीक है? सो इट क्या होता है? इट स्ट्रेंथन्स द टूल नोज बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर सरफेस फिनिश। बिल्कुल, इससे क्या होता है? बेटर सरफेस फिनिश क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंटेड एज आएगा उसके अंदर तो यू विल ऑब्जर्व सम व्हाट लाइनिंग्स ओवर देयर, आपको उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होते हुए दिखेंगे वर्कपीस के ऊपर, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, ठीक है? तो क्या होता है? सरफेस फिनिश भी खराब हो रही है, तो देयरफॉर इसको देने से सरफेस फिनिश इंप्रूव होती है, ठीक है? बट क्या होगा अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा भी अगर नोज रेडियस दे दिया जाएगा अगेन फिर क्या होगा? यस, चैटरिंग क्रिएट होगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इट विल व्हाट, you know, periodically come in contact with the workpiece and vibrate and then go away like that। तो इससे क्या होगा? अगेन चैटरिंग क्रिएट होगा, तो इसको भी रखना पड़ेगा मैं ऑप्टिमम, ठीक है? और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ माय डियर, थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली बताता हूँ कि नोज रेडियस का पर्पस क्या है। उसके लिए आप एक इक्वेशन देखना, उसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, h इक्वल्स टू एफ स्क्वायर अपॉन 8r। H is basically nothing but the surface roughness. It is what? Average surface roughness, ठीक है? तो more the feed, more you will be giving the feed, right? More will be the surface roughness, right? इसलिए my dear क्या किया जाता है? कभी भी जब टर्निंग की जाती है, आपने देखा होगा, आप बहुत फास्ट टर्निंग नहीं करते ऐसे, आप क्या करते हैं? बहुत स्लोली जाते हैं, राइट? तो ये जो फीड मोशन है क्यों कम दे रहे होते हैं? जिससे कि मेरा सरफेस जो रफनेस है वो कम क्रिएट हो। दूसरा क्या तरीका है? आर क्या है? नोज रेडियस। तो मोर द नोज रेडियस अगेन लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ एच, अगेन द सरफेस रफनेस विल बी लेसर। गॉट दी पॉइंट? तो यहां से सरफेस फिनिश का कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको मैथमेटिकली, यहां तक ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, अब हमने सारे एंगल डिस्कस कर लिए। नाउ लेट अस डू वन थिंग। अब हम लोग जो पहला हमारा डेसिग्नेशन है दैट इज अमेरिकन, राइट? एज पर द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, उसको हम लोग देख लेते हैं, वो लोग कैसे टूल सिग्नेचर देते हैं, राइट? अब हम लोग टूल सिग्नेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो करा है समझ आया कि नहीं? ठीक है, प्लीज लेट अस नो योर डाउट्स एज वेल, ठीक है? लेट अस नो योर डाउट्स। जो टूल लाइफ नहीं, सॉरी, टूल सिग्नेचर, तो हम लोग देख रहे हैं टूल सिग्नेचर। अगेन टूल सिग्नेचर मतलब नामकरण, टूल का नामकरण कर रहे हैं, ठीक है? टूल का नामकरण किससे डिसाइड होगा? उसका रेडियस से, उसके डिफरेंट एंगल से, राइट? अब जब अमेरिकन स्टैंडर्ड है, जो अमेरिकन वाला बंदा है, अमेरिका वाला क्या बोलता है कि हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे। अभी देखो हमने 3 व्यू में देखे थे अलग अलग एंगल, अब उसका नाम ऐसे दिया जाता है। अब देखो, अब चूंकि ये टूल सिग्नेचर है उसको आप बदल नहीं सकते एट एनी कॉस्ट, मतलब जो ऑर्डर है वही रहेगा। प्लीज डोंट चेंज द ऑर्डर, रिमेंबर एज इट इज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए टूल सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो नाउ लेट मी डिस्कस द टूल सिग्नेचर, ठीक है? टूल सिग्नेचर ऐसे है एज पर द अमेरिकन रेफरेंस सिस्टम, राइट? ASA। तो पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से टूल सिग्नेचर होता है। फर्स्ट एंगल इज व्हाट? बैक रेक एंगल। जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे ही आपको याद करना है। पहला क्या होता है? बैक रेक, देन उसके बाद में साइड रेक, देन उसके बाद में एंड रिलीफ, उसको गामा से डिनोट करते हैं। अल्फा माने रेक, तो बैक रेक, साइड रेक, गामा डिनोट करते हैं रिलीफ या क्लियरेंस, सो एंड रिलीफ या एंड क्लियरेंस, देन साइड क्लियरेंस। तो मतलब ऐसे चल रहा है, बैक साइड देन एंड साइड। बैक या एंड एक ही चीज है, ठीक है? तो पहले बैक आएगा फिर साइड आएगा, उसमें भी पहले रेक है फिर बाद में क्लियरेंस, ऐसे याद करो। तो बैक रेक, साइड रेक, फिर एंड रिलीफ, साइड रिलीफ। अब क्या बचा? यस, कटिंग एंगल्स बचे ना। तो कटिंग में भी यही चलता है, ठीक है? एंड कटिंग, साइड कटिंग एज एंगल। तो एंड कटिंग एज एंगल, कटिंग मतलब सी, एंड देन साइड कटिंग एज एंगल। बिल्कुल सिंपल है ना, इसका तो याद करना। पहले क्या चलेगा? एंड, फिर चलेगा साइड, उसमें भी पहले रेक फिर क्लियरेंस फिर साइड कटिंग, फिर मतलब कटिंग वाला एंगल, और लास्ट में एक चीज बच गई, क्या? नोज रेडियस। अब आपको लग रहा होगा सर वेज एंगल कहां गया? मैंने आपको पहले ही बताया माय डियर, वेज एंगल इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? यस, वेज एंगल इज डिपेंडेंट ऑन रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल, ठीक है? तो जब ये डिफाइन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेज एंगल डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए वेज एंगल को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, मैंने आपको बताई ये चीज पहले। तो ये है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से टूल सिग्नेचर। क्या बोलता है? बैक रेक, फिर साइड रेक, फिर ये होता है एंड रिलीफ एंगल, ये साइड रिलीफ एंगल, ये एंड कटिंग एज एंगल, दिस साइड कटिंग एज एंगल, एंड देन व्हाट? नोज रेडियस।
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द टूल सिग्नेचर एज पर द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, या फिर ASA या फिर ANSI। गॉट द पॉइंट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ एक अब और होता है ORS, दैट इज ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम। ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम, इसमें फर्क क्या है, बड़ा ध्यान से समझना, इसमें फर्क थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसने बोला कि आप लोग दो रे क्यों डिफाइन करते हैं, दो रे एंगल क्यों डिफाइन करते हैं, आप एक ही रे एंगल डिफाइन करो। और वो रे एंगल कैसा होगा, वो रे एंगल ऐसा होगा कि वो जो है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक यू टू प्लीज लुक एट दिस स्मॉल वीडियो, ठीक है, उससे आपको जो ORS सिस्टम अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस स्मॉल वीडियो वेरी वेरी केयरफुली, ओके। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लुक एट दिस वीडियो अगेन वेरी वेरी केयरफुली, प्लीज देखिएगा इसको। One minute, let me just play the captions as well. Actually, there is no caption. Please listen to it. ORS means orthogonal rake system. This is a single point cutting tool. This is a CAD model. This is a rake face. This is the flank surface, principal flank surface, and this is the auxiliary flank surface of this tool. And this edge over here, this is called cut. रेक फेस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ आया? ये क्या है, रेक फेस। ORS means orthogonal ठीक है, system. once This is again a single point cutting tool. This is a ओके, ये 3 डायमेंशनल व्यू है कटिंग टूल का। This is a rake face. राइट, गॉट इट। ये वाला जो इसने फेस शो किया है, दिस इज व्हाट इज रेक फेस ओवर विच द चिप विल फ्लो, ठीक है, ओवर विच चिप फ्लोज। गॉट द पॉइंट? यहां तक ठीक है? ओके। Flank surface, principal flank surface, and this is the auxiliary. This is what principal flank surface। इसने क्या बोला, ये होता है फ्लैंक। देखो ये 3 डायमेंशन में दिखाई देगा आपको ये चीज। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल फ्लैंक सरफेस। प्रिंसिपल क्यों बोल रहे हैं, प्रिंसिपल उसको बोलते हैं मैटर विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन कटिंग, इसलिए हमने इसको बोल दिया प्रिंसिपल फ्लैंक सरफेस। ये होता है शैंक, ये जो पीछे का पूरा देख रहे हैं दैट इज शैंक, इसको हम शैंक बोलते हैं। और फ्लैंक जो कि आगे का पार्ट होता है, हेड होता है। दिस इज व्हाट इज, आपको दिखाई दिया नोज रेडियस है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज फ्लैंक सरफेस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी फ्लैंक सरफेस। ऑक्सिलरी, यहां पर नाम थोड़े से अलग है, ठीक है। ये तो था प्रिंसिपल विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन कटिंग, एंड दिस इज द ऑक्सिलरी फ्लैंक, जिसको हम लोग ध्यान है एंड बोल रहे थे अमेरिकन में, यहां पर इसको प्रिंसिपल ऑक्सिलरी बोल रहे हैं, दैट्स इट। यहां तक ठीक है, ये कटिंग एज दिखाई दिया आपको, ये कटिंग एज, एज मतलब ये फेस और एज तो समझते ना, ये है एज, क्योंकि ये कटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। राइट, नोज रेडियस आपको बताया। ओके, इन दिस सिस्टम वी हैव 5 planes instead of, you will have 5 planes here, like in ASA system, and 6 angles. राइट, गॉट इट। 5 planes होंगे, 6 एंगल्स होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, वो आपको दिखा रहा है करके। This is a reference plane. राइट, जो हमने बेस प्लेन बोला था ना, ये रेफरेंस प्लेन बोल रहा है, ठीक है। रेफरेंस प्लेन, बेस प्लेन एक ही बात है, ठीक है। जो बार बार में कहते हैं ना पैरेलल टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस, वो ये है। Plane is parallel to this surface, right, and we have cutting plane. ठीक है, देखो कटिंग प्लेन आप देखना बड़े ध्यान से। You observe clearly, this plane contains the cutting edge, and this plane is also perpendicular to this reference plane. ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये जो हमने कटिंग प्लेन इसने दिखा रखा है ना, 1 मिनट। You observe clearly, this plane contains the cutting edge. बेसिकली ये जो प्लेन है ना, ये अलग टाइप का प्लेन इसने काटा है इस बार। देखो पहले अमेरिकन सिस्टम में क्या था, हमने 3 जगह से काटा था, अब इसको हम एक ही जगह से काट रहे हैं। ये इस तरीके से काट रहे हैं, ध्यान से सुनना। इट इज बेसिकली, इट कंटेन्स वॉज कटिंग एज एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू योर बेस, ओके। दिस प्लेन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस प्लेन, है ना, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन, एज यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग प्लेन, राइट। देखो ये है कटिंग प्लेन और ये है वो प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है, आपको दिखा, दोबारा देखो, परपेंडिकुलर टू दिस रेफरेंस प्लेन, एज यू कैन सी हियर, एंड देयर इज अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग प्लेन,
which is this. This is called orthogonal plane. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल प्लेन. ऑर्थोगोनल मतलब जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इस कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है विच इज कॉल्ड एज द ऑर्थोगोनल प्लेन. गेटिंग क्लियर और नॉट? तो पहले हमने क्या किया था, तीन प्लेन से अलग अलग इसको कट किया था हमने. अब क्या किया, ये वाला प्लेन, सॉरी ये वाला प्लेन लिया, राइट, ये वाला प्लेन लिया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमने कट किया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग एज. ये जो दिखाई दे ना, ये जो प्लेन है ना, बेसिकली इट इज परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग एज. गॉट द पॉइंट? सो दिस प्लेन इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल प्लेन, जो कि ब्लू से दिखा रखा है. ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये कटिंग एज के परपेंडिकुलर है. Orthogonal plane is perpendicular to cutting plane. देखो दिखा, कह रहा है ना कटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर. ये देखो, This top सी दिस टॉप व्यू दिखा रहा हूं. ये है आपका कटिंग प्लेन. अब जो कि लाइन दिख रही है, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो लाइन दिख रही है. इज इट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस कटिंग एज? बिल्कुल है ना. दैट इज द थिंग. इसीलिए हम इसको ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम का नाम देते हैं. orthogonal plane is also perpendicular to the reference plane. और दूसरी बात ये ऑर्थोगोनल टू द रेफरेंस प्लेन भी है. ठीक है, इसको हमने काट दिया. देखो, If you observe clearly, as I said before, this is the auxiliary cutting edge. Just like गॉट द पॉइंट? ऑक्सिलरी कटिंग एज. cutting plane, which has this cutting edge. This auxiliary cutting plane has this auxiliary cutting edge passing through it, and also this auxiliary cutting plane is perpendicular to this reference plane. And similar to this orthogonal plane, there is auxiliary orthogonal plane, which is perpendicular to auxiliary cutting plane. Okay, these are 5 planes: 1, 2, 3, 4, and 5. Right? Let's look at all the angles. Right? I said 6 angles. The first angle we are going to take a look at is orthogonal rake angle. Let's look at the definition. It is the angle of orientation of tool's rake surface from the reference plane. and Right? measured on the So this is what is the definition of all the angles in broad. It is the angle of what? कौन सा एंगल है? देखो, to look at is orthogonal rake angle. राइट. तो पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल. Let's look at the definition. It is the angle of orientation. It is the angle of orientation of tools rake surface from the reference plane and measured on the orthogonal plane. Orthogonal plane समझ गए? ग्रीन वाला, ध्यान आ गया? तो ग्रीन वाला जो प्लेन था, दैट इज द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज द ऑर्थो प्रिंसिपल रेक एंगल. इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेक एंगल या ऑर्थोगोनल रेक एंगल. तो यहाँ पर एक ही रेक एंगल आता है इन द ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम. एंड इट इज विच एंगल? इट इज द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टूल्स रेक सरफेस, जो कि वो है रेक सरफेस दिखाई दे रहा था, फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, फ्रॉम द व्हाट? रेफरेंस प्लेन, एंड मेजर्ड ऑन द ऑर्थोगोनल Measure प्लेन. of tool's rake surface from the reference plane and measured on the orthogonal plane. Let's see what that means here. Okay, this is the orthogonal plane, right? राइट, ऑर्थोगोनल प्लेन है. If I cut the tool in such a way, and you can see this edge, ये देखो माय डियर, इसके थ्रू टूल को कट कर दिया गया है. ऑर्थोगोनल प्लेन से टूल को कट कर दिया गया. ठीक है, the angle between this edge नाउ बहुत ध्यान से देखिएगा इस एंगल को. ये है रेक फेस और ये है कटिंग वाला जो एंगल, ऑर्थोगोनल प्लेन वाला जो है. until this angle is called orthogonal rake angle. The second angle is inclination angle. नेक्स्ट समझेंगे हम लोग इंक्लिनेशन एंगल. यहाँ पर एक नया एंगल और आ गया, इंक्लिनेशन. Inclination angle is the angle ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन. इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टूल्स प्रिंसिपल कटिंग एज फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन. जो टूल का प्रिंसिपल कटिंग एज है दिखाई दिया, ये वाला, ठीक है, फ्रॉम द व्हाट? रेफरेंस प्लेन. of inclination of tool's principal cutting edge from the reference plane, which means that the inclination of this cutting edge from this reference plane. ठीक है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस कटिंग एज, ये कटिंग एज दिखाई दिया फ्रॉम दिस रेफरेंस प्लेन. तो ये जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल है क्या? योर इंक्लिनेशन एंगल. गॉट द पॉइंट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.